रिलेशन के लिए आप सबसे पहले, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, मान लीजिए मैंने कहा ये एक सेट है 1, 2 और एक सेट मैं कहता हूँ बी है, से इट इज़ 3 ओनली। तो ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? 1, 3। इस 1 का 3 के साथ पेयर करते हैं, फिर 2, 3 दूसरे एलिमेंट का फिर से 3 के साथ पेयर करते हैं। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है जी, पहली बात। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर दूसरी बात, जब हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट हो सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस इन जनरल हमने बोला नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 की पावर n। ये हमारा एक जर्नल फार्मूला बन गया। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उसमें सबसे पहला आपका आता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव है कि सेम एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। जैसे हमने बोला ए ए, ये रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है देन रिलेशन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने बोला ए मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3। ठीक है, ये एक सेट है, इसके 3 एलिमेंट है और ए रिलेशन इज़ ऑन, हम बोल रहे हैं ए रिलेशन इज़ ऑन ए क्रॉस ए। तो आर, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये आर है, क्या? 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये आर है, इज़ रिफ्लेक्सिव। ये हम बोलेंगे दिस इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसमें ये सारे के सारे सेम एलिमेंट, 1, 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो 1 का सेम 1, 1, 2 का 2, 2, 3 का 3, 3 इसमें बिलोंग करता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। एक बात, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं आपसे ये कहता हूँ कि आर ये है 1, 1, 2, 2 और 1, 3, ये मैंने बोल दिया, तो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? कौन बताएगा? आप में से कोई बता सकता है क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? सर इसमें 3 3 है। हाँ, क्योंकि इसमें 3 3 इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो होना क्या चाहिए? जितने भी एलिमेंट्स जिसमें से ये बना है, रिलेशन किस में है? ए क्रॉस ए में। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें अगर होंगे तभी रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। सबको क्लियर है कि नहीं? बोलिए जी। आरुषि, आ गया समझ? अपूर्वा, आप लोग बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल हम बोलते हैं, मान लीजिए मैंने बोला आर इज़ एक्स वाई such that x minus y is integer. X minus y is integer where x comma y belongs to integer। तो अब मुझे देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा।
मतलब x और y ऐसे दो एलिमेंट्स जिनको माइनस करने से हमेशा ही इंटीजर आए। तो बोलो जी, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सिर्फ मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। चेक इफ R इज रिफ्लेक्सिव। बोलो जी, कोई बता सकता है? होगा आप सर, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि सर अगर x माइनस एक्स करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा विच इज इंटीजर। क्योंकि अगर मैं कोई भी सेम एलिमेंट लूँगा, सेम x और y क्या है, x और y दोनों ही इंटीजर है। अगर मैं कोई भी दो सेम एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज मैंने बोला x x, जर्नल ले लिया मैंने, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में x माइनस एक्स क्या आएगा? 0, जो कि हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर सेम होंगे, हमने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम होंगे, जैसे यहाँ पर एक्स एक्स बोला, या मैं ए बोल देता हूँ, या मैं बी बोल देता हूँ, तो इनको माइनस करने से हमेशा ही मुझे क्या मिलेगा? इनको माइनस करने से हमेशा ही मुझे 0 मिलेगा। और 0 क्या है? 0 एक इंटीजर है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब ए बी सी कुछ भी ले लें, तो वो हमेशा ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, सृष्टि आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि अब एक नोट लिखा रहा हूँ, इस नोट को फॉलो कीजिएगा। मैंने बोला कि ए एक सेट है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 सो ऑन n एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो सकते हैं इसमें, ये हमको बताना है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे n² माइनस n, n² की पावर n² माइनस n। इसको आप याद रखिएगा नोट्स के तौर पे। ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज़ एक छोटा है, जहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर हमने बोला कि n एलिमेंट्स हैं, चलो n के हिसाब से लेते हैं। ये a है, a के एलिमेंट्स हमने बोला a1 a2 a3 सो ऑन, ये हो गए n एलिमेंट्स। ऐसे ही a के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया a1 a2 a3 सो ऑन, ये हो गया n एलिमेंट्स। अब इनका जब मैं a क्रॉस a बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा a1 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 a2 a1 a3, मतलब इस a1 का इसके साथ कॉम्बिनेशन लिया तो a1 a1, इस a1 का a2 के साथ कॉम्बिनेशन लिया तो a1 a2, इस a1 का a3 के साथ कॉम्बिनेशन लिया तो a1 a3 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी a1 an। ठीक है जी। फिर ऐसे ही हम a2 का ले लेते हैं, लाइक दिस। तो a2 का क्या आएगा? ये आएगा a2 a1, यहाँ पर होगा a2 a2, ये हो गया a2 a3 सो ऑन a2 an। लाइकवाइज a3 a1 a3 a2 a3 a3 सो ऑन और a3 an, एंड लाइकवाइज an a1 an a2 an a3 और ये हो गया an an। तो अब आप ऑब्ज़र्व करिए, हमने बोला रिफ्लेक्सिव के लिए किन का होना ज़रूरी है? इनका होना ज़रूरी है, सेम। ठीक है जी।
ये हैं सेम एलिमेंट्स, इनका होना रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है। तो यानी मुझे अगर कोई भी रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव है, तो ये एलिमेंट्स तो मुझे लेने ही लेने, पक्का लेने। तो ये अगर लेने हैं तो रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में ये होंगे A1 A1, A2 A2, सो ऑन AN और AN। तो ये मेरे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, A1 से शुरू हो रहा है और AN तक जा रहा है, यानी N एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें होंगे ही होंगे। ठीक है ना। इन एलिमेंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, या तो पक्का लेने ही लेने। तो इनके लिए नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस अगर मैं बोलूँगा तो एक चॉइस है। कितने वेज में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, वन चॉइस। ये मुझे लेने ही लेने हैं। ठीक है। अब इनको, इनके अलावा मैं बाकी एलिमेंट्स भी ले सकता हूँ। तो आप टोटल देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल n² एलिमेंट्स हैं। ये हैं टोटल एलिमेंट्स। ये क्या है, टोटल एलिमेंट्स हैं मेरे पास, विच इज़ n²। और n² में से मैं ऑलरेडी n ले चुका हूँ, n हमारे जा चुके हैं। ये क्या बच गए, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए। दिस इज़ रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स इन सब को बोल रहे हैं हम। ये सारे आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही ऊपर और नीचे वाले ये जो आएंगे। तो अब इनको सिलेक्ट करने के लिए हमारे नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वेज विल बी। अब क्या है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ इस एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसको सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक कि हमने सेलेक्ट किया और एक है हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो दो वेज में हम ले सकते हैं कि ये एलिमेंट हो सकता है और ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो टोटल ये एलिमेंट है, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए टोटल वेज हो जाएंगे 2n² - n। तो यही आपको बताएगा कि नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप लोग इसके प्रूफ में नहीं जाके सीधा इस तरह से इसको फॉर्मूले को आप याद रख लेना कि नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स कितने बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, वो 2n² - n होंगे। ये आप याद रखिएगा, ये कई जगह आपका पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन बोला, ए सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स, और मैं कहता हूँ फाइंड हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव relations can be formed। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, n मुझे मिल गया 3, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इसमें आप n का वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 2^3² - 3। तो 2^3² का मतलब हो गया 2^9, और उसमें से -3 करेंगे तो फाइनली योर आंसर विल बी 2^6। ठीक है जी, विच इज़ 64। ये आपका आंसर है। आया समझ? वैष्णवी आप बोलो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कार्लिन आप बोलिए, आ गया समझ में? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यस सर। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है जी। और इसी में ही आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ, चलो पहले सिमेट्रिक हम डिस्कस कर लेते हैं, सिमेट्रिक होता क्या है। इतना नोट डाउन कर लिया सबने, आगे मूव करें, कंफर्म करो। यस सर। चलिए, इसके बाद ये तो था टाइप 1 जो हमने बोला। टाइप 1 हमारा क्या था, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, पहला जो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक।
नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि इफ़ हम ये कह रहे हैं ए बी रिलेशन में है, देन इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, बी ए रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये है तो ये उसका रिवर्स भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर है देन वी से कि इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से हम बात करें कि ए मेरे पास है 1 2 3 और मैं कहता हूँ एक रिलेशन ये है 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। तो अब इन जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इनको अगर मैं रिवर्स करके देखूँ तो उनका रिवर्स भी मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। मतलब 1 1 तो 1 1 का रिवर्स यही इटसेल्फ है। 2 2 2 का रिवर्स करेंगे तो 2 2 ही आएगा, तो ये इटसेल्फ है। 3 3 3 3 का रिवर्स करेंगे तो 3 3 आएगा, ये इटसेल्फ है। 1 3 1 3 का रिवर्स करेंगे तो ये है 3 1, और 3 1 का रिवर्स करेंगे तो ये है 1 3। तो एक दूसरे के रिवर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसलिए आई विल कॉल इट कि दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखिए इसी में, अगर मैं आपसे ऐसे कह देता हूँ कि आर में, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 3 है और 3 1 है तो 2 3 भी होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या है, इसके 3 एलिमेंट हो तो तीनों 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है कि 1 3 है तो 2 3 नहीं है जी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। या 1 2 नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं है, उसमें कोई भी एक है। जैसे 1 3 है तो उसका रिवर्स उसका अवेलेबल होना चाहिए, सबका रिवर्स अवेलेबल होना चाहिए बस। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 1 2 3 3 2 और 1 3, ये मैंने बोल दिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है? पहले ये बताओ, क्या इसको मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूँ? 1 1 का रिवर्स है, ठीक है, वही है। 2 3 का रिवर्स ये है, 3 2 का रिवर्स ये है। 1 3 का रिवर्स क्या होगा? 3 1। 3 1 क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, आ रहा है समझ? रीज़न क्या देंगे? रीज़न सिंस 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। बस ये रीज़न है इसका। आया समझ? बोलिए। यस सर। ठीक है, फाइन। तो सिमेट्रिक हो गया। अब इसमें भी एक हम नोट ले लेते हैं उसका। नोट, इफ ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस वो क्या होगा? दैट विल बी 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर n 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये होगा आपका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सेम जो क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर पूछा, वैसे ही इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सिमेट्रिक एलिमेंट्स रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है जी। तो इसमें बस आपको n का वैल्यू प्लेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब ले लेते हैं लास्ट टाइप इज़ ट्रांजिटिव। हमने बात की पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में ऐसा बोलते हैं हम, इफ़ ए बी एंड बी सी
ए बी एंड बी सी रिलेशन में है, देन इसका रिवर्स यानी ए बी और बी सी है तो इनका रिलेशन ए और सी, फर्स्ट एंड लास्ट, ये भी मेरे पास रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में है देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, इन दैट केस इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ए बी रिलेशन में है बट बी इज़ नॉट रिलेटेड to any other element, तो in that case also R is transitive। इसको लिख लेना, मैं फिर इनके बेसिस पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। लिख लिया सबने? देखिए, जैसे हम ऐसे बोलते हैं, ये एग्जांपल है। ए मेरे पास फिर से रिलेशन हमने बोला 1 2 3 का है, ये एक सेट है और रिलेशन मैंने ये बोला 1 1 2 2 1 3 और 3 2, 1 3 और 3 1 बोलते हैं, ये है। तो अब बताइए ज़रा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? बता सकते हैं आप? कैरलिन आप बोलो। ठीक है, कैरलिन आप बोलिए, ट्रांजिटिव है? यस सर। क्यों है, बता सकती है आप रीज़न? सर 1 1 तो होगा क्योंकि वो रिलेटेड किसी से नहीं है। 2 2 भी होगा, 2 2 भी होगा और 1 3 है तो 3 1 भी है और 1 1 भी है। हाँ, आप यहाँ से देखो, इससे अगर हम लें, हमने बोला 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, तो इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो क्या इन दोनों का रिलेशन मेरे पास अवेलेबल है क्या? 1 1, तो 1 1 भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि 1 2 1 1 और बस सिर्फ ये कह देते हैं 1 2 और 1 1 और एक 3 3 भी ले लो, चलो। तो क्या ये ट्रांजिटिव है वैष्णवी? यस सर। आरुषि आप बोलिए। आरुषि। अपूर्वा आप बोलो। यस सर। क्यों है, बता सकती हो आप? क्योंकि सर 2 और 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ हाँ, पे 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, बट 2 किसी और से रिलेटेड नहीं है। 1 1 से रिलेटेड है, फिर 1 2 से रिलेटेड है, तो अगर इसमें भी रिलेशन देखेंगे तो फिर से वही आएगा जैसे हमने बोला कि इसको ले लेते हैं, चलो 1 1 1 2, 1 इससे रिलेटेड है, फिर 1 इससे रिलेटेड है, तो ये है क्या? ये है 1 2 भी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे, और 2 आगे, अब क्योंकि हमने जो सेकंड पॉइंट बताया था कि आगे लास्ट अगर ऐसा एलिमेंट आ जाता है, जैसे हमने बोला 3 3, तो 3 आगे किसी से रिलेटेड नहीं है, जो ये हमने बोला। इन दैट केस ऑल्सो हम बोलते हैं कि R इज़ ट्रांजिटिव। तो दिस इज इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो ये तो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन हम टेकअप कर रहे हैं, जैसे NCERT देख लो। NCERT में हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट लेते हैं। पहले थर्ड और फोर्थ पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन ये कह रहा है ये ए सेट मुझे दे रखा है और रिलेशन क्या है, रिलेशन है y इज़ डिविजिबल बाय x, यानी एक्स वाई रिलेशन में है, पीछे वाला आगे वाले से डिवाइड होना चाहिए। अगर पीछे वाला आगे वाले से डिवाइड हो रहा है तो वो एलिमेंट जो है रिलेशन में होंगे। तो अब मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपकी अप्रोच रहेगी सेम एक्स वाई बोला है तो एक्स एक्स, रिफ्लेक्सिव में हमने बोला सेम तो हमने लिया एक्स एक्स। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि पीछे वाला ये आगे वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो x है, ये जो x है ये इस x से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कहूँगा x इज़ डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को मीट आउट कर रहा है। क्या कंडीशन है कि पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन मीट आउट हो रही है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, इसलिए एक्स एक्स जो है मेरा किस में है, रिलेशन में है। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। यही आपका प्रेजेंटेशन रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान से समझ लें कि कैसे आपने प्रेजेंटेशन देना है और उसको फिर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। अब हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम अगर ये बोलें कि एक्स वाई बिलोंग करता आर में, लेट मैंने बोला एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये क्या लेट का मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स वाई रिलेशन में है। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिलेशन में है तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है, पीछे वाली टर्म आगे वाले से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ से आई विल से कि y इज़ डिविजिबल बाय x, y जो है x से डिविजिबल होगी। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि x जो है y से डिवाइड हो? उसके लिए आप चाहें तो एग्जांपल देके सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बट पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बट x इज़ डिविजिबल बाय y इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? जैसे कि हमने बोला a मेरा क्या है, a 1 2 3 4 5 6, a 1 से लेकर के 6 तक है। तो अगर मैं ऐसे कह देता हूँ 2,6 एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2,6, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 6 इज़ डिविजिबल, d का मतलब डिविजिबल बाय 3 बाय 2, पीछे वाला आगे वाले से डिवाइड हो जाएगा। बट अब मैं इसका उल्टा करूँ 6 2, तो इसका मतलब 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो 2 6 तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, ये तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, बट इसका उल्टा 6 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो जहाँ पे नॉट होगा वहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल देके सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पर, ठीक है जी, सिंपल। कुछ आपको हो सकता है ऐसे मिल जाएं, जैसे आपने कोई एलिमेंट लिया कि उसका रिवर्स करने से वो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। कोई भी अगर एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जिसके लिए वो वैलिड नहीं है तो पूरा ही इनवैलिड माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, सिमेट्रिक के बाद क्या है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या एज्यूम करते हैं, सबसे पहले जैसे इसमें हमने क्या एज्यूम किया, एक्स वाई को हमने एज्यूम किया, एक हमने एज्यूम किया,
ठीक है, सिमेट्रिक में एक हम अज्यूम करते हैं, तो ट्रांजिटिव में हम दो अज्यूम करेंगे। कैसे? हम ऐसे बोलेंगे लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव में हम ये दो अजम्पशंस लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हम बोल रहे हैं ये रिलेशन में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन होगा? y इज डिविजिबल बाय x, और यहाँ से भी एक कंडीशन आएगी। क्या? z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, तो y x से डिवाइड हो जाता है और z y से डिवाइड हो जाता है। तो इसका सिंपली मीनिंग तो ये निकला ना कि z इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने बोला 1 2 और 2 4, तो 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो ये भी वैलिड आएगा। 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमने बोला y x से डिवाइड हो जाता है, z y से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब x और z भी आपस में डिविजिबल है। तो इसका मतलब वी कैन से कंक्लूजन में हम बोल देंगे कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ट्रांजिटिव। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? सृष्टि, आपको आ रहा है बेटा कुछ समझ में, या कोई डाउट है तो बोलिए। ओके फाइन, कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए। ठीक, ओके चलो। इसके बाद अब इसी के पैरेलल में ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसी के पैरेलल में यहाँ पर सॉल्व करता चलूँगा। तो आपको समझ में आएगा, रिलेट करते चलेंगे आप कि कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। सब में सेम प्रोसीजर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फिर से अगेन वी स्टार्ट विद सेम एक्स एक्स। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर एक्स कॉमा एक्स। यहाँ पर रिलेशन क्या है? यहाँ पर रिलेशन है कि उनका डिफरेंस जो है इंटीजर होना चाहिए। तो अब इनको माइनस करेंगे, x माइनस एक्स, तो क्या आएगा? 0, जो कि इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसलिए हम बोलेंगे कि x x रिलेशन में है सेम। ये क्या हो गया? ये कंडीशन यहाँ पे है सेम, यहाँ पर मैंने कंडीशन वाली चीज़ लिखी, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में बोला कि बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड लास्ट आर इज़ रिफ्लेक्सिव। तो सबके लिए आप चेक करो, हर एक क्वेश्चन के लिए सेम पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव डन हो गया सभी का। अब सिमेट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में फिर से क्या करेंगे? लेट पहले अज्यूम करेंगे कि एक्स वाई जो है रिलेशन में है। तो एक्स वाई रिलेशन में है तो कंडीशन क्या? उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक बात है जी, बिल्कुल। ये हमने बोला कि एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स वाई रिलेशन में है। तो रिलेशन में है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो क्या y माइनस एक्स हम ये बोलेंगे वो भी इंटीजर है? इज ऑल्सो इंटीजर। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सपोज x मेरा 2 है, सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज x मैं 2 कह रहा हूँ और y मेरा 3 है, तो 2 माइनस 3 किया तो -1, जो कि इंटीजर होता है। इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो 3 माइनस 2 आएगा, विच इज़ 1, तो अगेन इट इज़ इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। दैट मीन्स इसका रिवर्स वाई एक्स जो है रिलेशन में है। रिलेशन में है तो आर इज सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या आया? आर इज सिमेट्रिक आया। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आप क्या लेंगे? ट्रांजिटिव में मैंने कहा दो चीज़ें अज्यूम करेंगे, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये मैंने दो चीज़ें अज्यूम करी हैं कि मान लिया एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करते हैं आर में। तो क्योंकि ये मैंने अज्यूम किए हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है? इनका डिफरेंस इंटीजर होगा, यानी x माइनस वाई इज इंटीजर, y माइनस जेड इज इंटीजर, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग, इन दोनों को ऐड कर दें 1 और 2, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज़, इन दोनों को प्लस करके दो इंटीजर, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर को प्लस करेंगे तो विल गेट इंटीजर। तो अब y से y कट गया तो क्या बनेगा? x माइनस जेड इज इंटीजर। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग करेगा r में, तो r इज ट्रांजिटिव। और अगर ट्रांजिटिव है, कोई रिलेशन तीनों है, यहाँ पर क्या है? तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज़ इक्विवेलेंस। तो फाइनली वी कैन से R इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है जी, हो गया सभी का यहाँ तक? कंफर्म करिए। यस सर। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोगों का प्रॉबिलिटी का रहता था। सृष्टि, आपको प्रॉबिलिटी आता है क्या? दो तीन क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉबिलिटी के हैं, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इसमें होमवर्क में लिखिएगा 1.1 में आप लोग ट्राई करेंगे। अब तो आपको मैंने एक बार याद दिला दिया है, तो थोड़ा ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करिए, एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 8, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आप ट्राई कर लेना। इनको मिनिमम है जो आपने ट्राई करना है। ठीक है जी। तो मैं कुछ प्रॉबिलिटी का जो हमारा थोड़ा सा रहता था उसको और डिस्कस कर ले रहा हूँ। मिसलेनियस के थे हमारे। क्वेश्चन 14 देखिएगा। फोर्टीनथ में क्या कह रहा है? 14th में कह रहा है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर क्या बोला उसने? ए जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर उसने बोला 2/2 है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब ऑर्डर 2/2 है। तो 2/2 का मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? टोटल 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना? कैसे बनता है 2/2 का? 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब वो कह रहा है हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, तो टोटल डिटर्मिनेंट कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, टोटल डिटर्मिनेंट्स हमारे बन सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो की चॉइस है, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। दो चॉइस, यहाँ पर फिर से दो चॉइस, यहाँ पर फिर से दो चॉइस, यहाँ पर फिर से दो चॉइस, यानी टोटल मेरे पास 2 की पावर 4 यानी कि 16 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि हर एक एलिमेंट उसने बोला या तो 0 होगा या 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ पॉजिटिव। अब जब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगा तो एक्सपेंशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो फेवरेबल क्या क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स मेरे क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं 1, यहाँ पर 1, यहाँ 0 0, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा विच इज़ पॉजिटिव। दूसरा फेवरेबल क्या हो सकता है? यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ 0, यहाँ 1। अगेन जब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगा तो इसकी वैल्यू फिर से पॉजिटिव आएगी। ठीक है जी। तीसरा क्या हो सकता है? यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिया, तो इसका भी एक्सपेंशन करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो 3 मेरे पास फेवरेबल हैं, टोटल आउटकम मेरे पास 16 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/16। ख़त्म। ये हमारा आंसर है। आया समझ में? ठीक है जी, हो गया डन। अपूर्वा, वैष्णवी, आ गया समझ? हो गया सर। ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 देखिएगा। हम्म 15 क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 subsystems say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. A fails. A fail होने की probability दे रखी है, B fail alone, A and B fails. ये 3 आपको probability दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है आप निकालिए probability A fails / B has failed, यानी कंडीशनल probability आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें B fails alone, B fails alone, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका मतलब होता है B A डैश। इसका मतलब ये है B failed एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड A नॉट। अलोन का मतलब B fails alone, A नहीं फेल हुआ। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डालिए। वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ B मुझे नहीं मालूम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मुझे दे रखी है। एंड बोला ना, ये एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B विच इज़ 0.15। तो इसकी वैल्यू डाल लीजिए। तो यहाँ से 0.15 को यहाँ लाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ऐड होकर के क्या आ गया? 0.3 आ गया। दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B मुझे मिल गया। फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी A/B। तो A/B का क्या होता है फॉर्मूला? दैट विल बी A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब वैल्यू डाल लीजिए। A इंटरसेक्शन B हमें मालूम है 0.15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 0.3 है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 15/30 हो गया विच इज़ 1/2। ठीक है जी, कंफर्म करो। हो गया यहाँ तक सबका? यस सर। ओके। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि A फेल्स अलोन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी तरह चलो, जैसे ये फॉर्मूला बताया, तो A फेल्स अलोन यानी A इंटरसेक्शन B डैश होगा इस बार। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। A इंटरसेक्शन B डैश का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A
माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए आपको मालूम है 0.2 क्वेश्चन में दे रखी है, और प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15 ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूल गेट 0.05, ये आपका आंसर है। ठीक है, हो गया सभी का? अपूर्वा डन हो गया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 16। इस पे आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, क्वेश्चन 16 पे। तो क्वेश्चन 16 में ये कह रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो ऐसे लिख लेते हैं बैग 1, दिस इज बैग 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ये इसके अंदर है। फिर है बैग 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। फिर क्या कर रहा है, 1 बॉल इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। यहाँ से हमने एक बॉल यहाँ ट्रांसफ़र करी है, ठीक है। एंड देन ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फिर इसमें से मैंने एक बॉल ड्रॉ किया है, ठीक है जी। द बॉल सो ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी रेड, तो यहाँ से जो बॉल ड्रॉ किया वो हमेशा रेड होना चाहिए। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक। अब बताओ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कोई बता सकता है आप में से? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। क्यों बेस थ्योरम है, बताओ ज़रा। क्योंकि पहले बॉल ट्रांसफर हुई उसके बाद ड्रॉ करी गई। एग्जैक्टली तो बेस थ्योरम में जो भी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा वो बेस थ्योरम होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि यहाँ से जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम रेड बॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप इवेंट लिख लेंगे, E1 इक्वल्स टू ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ये आपका E1 हो गया। E2 आप लिख लीजिए, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, E1 हो गया, E2 हो गया। और आपको हर बार बोला है कि सेकंड बैग में से जो बॉल निकलेगा इट विल बी रेड। तो रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो अब अगर हम ये कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, 3 है, तो 3 फेवरेबल हो गया। और टोटल बॉल्स कितनी है फर्स्ट बैग में, 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 3/7। ऐसे ही E2 की जब हम बात करेंगे तो E2 के लिए आपके पास फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल कितनी है, 4, टोटल हो गया 7, ठीक है जी। अब आपको क्या बोला है, इसके बाद है A/E1। तो A/E1 का मतलब क्या होगा, रेड बॉल, E1 मतलब जब ट्रांसफ़र हमने करी रेड बॉल सेकंड बैग में, तो सेकंड बैग में बॉल्स क्या होंगी, पहले तो बॉल्स इन बैग 2। जब हमने एक रेड बॉल ट्रांसफ़र करी तो हमारे पास रेड 5 हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड बैग में 4 रेड थी, तो 5 रेड हो जाएंगी और 5 ही ब्लैक हो जाएंगी। तो अब मैं अगर A/E1 की बात करूँगा तो A/E1 क्या होगा, A मतलब रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो सेकंड बैग में रेड कितनी है, 5, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 10, तो ये हो गया A/E1। ऐसे ही जब हम A/E2 की बात करेंगे, E2 का मतलब क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, तो बैग में सेकंड बैग में अब क्या बॉल्स हो जाएंगी, 4 रेड है, और क्योंकि हमने एक ब्लैक ट्रांसफ़र करी है तो ब्लैक बॉल 6 हो जाएंगी। तो A/E2 क्या हो जाएगा, A का मतलब रेड बॉल निकालना हमें रेड ही है,
तो रेड बॉल कितनी है 4, टोटल कितना है 10। तो अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी बताइए ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, तो जिसको हमने E2 माना है, तो आपको E2 बाई ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी E2 बाई ए। तो अब इसका फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए बाई E1 प्लस E2 और ए बाई E2। बस अब आप वैल्यू प्लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, एक तो रिलेशंस आप लोग रिवाइज करिए। ठीक है, रिलेशंस जो मैंने कराया उसको एक बार रिवाइज करिएगा, और जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको ट्राई करिए। नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, फिर रिलेशन को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर। और प्रोबेबिलिटी के टेस्ट की तैयारी आप कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी आप लोगों का हो गया, तो इसके टेस्ट की आप तैयारी करिए। ठीक है जी।